नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया एजुकेशन हम में। मैं हूं सिद्धार्थ और आज हम डिस्कशन करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था भाग 3 के बारे में। मित्रों, आपको पता ही होगा वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है, जिसका कारण है कि लॉकडाउन की वजह से हम अपना सिस्टम ठीक नहीं करा पा रहे हैं। सिस्टम में थोड़ी सी समस्या आ रही है, जिसकी वजह से वीडियो अपलोड करने में असुविधा हो रही है। जितना पॉसिबल हो सकता है हम उतना कोशिश कर रहे हैं। अगर सिस्टम ठीक हो जाता है तो हम पहले की तरह वीडियो अपलोड करेंगे। मित्रों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको वीडियो की अपडेट मिलती रहे समय पर। फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल क्षेत्र क्या था? मुख्य बल क्षेत्र कौन सा था? ऑप्शन है कृषि, उद्योग, पर्यटन या गरीबी हटाओ। इसका सही उत्तर है कृषि। कृषि पर फोकस था पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्यतः। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू करी गई थी? वो करी गई थी 1 अप्रैल, नोट कर सकते हैं, 1 अप्रैल 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना शुरू करी गई थी। दूसरा है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? मॉडल पूछ रहा है। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, एमएन राय, मन्ना राय या फिर पीसी महाल नोबिस। तो उसका सही उत्तर है पीसी महाल नोबिस। पीसी महाल नोबिस का जो विकास मॉडल था उस पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। प्रश्न नंबर 3 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? ऑप्शन है 1947 में, 1950 में, 1951 में या 1952 में। तो इसका सही उत्तर हो जाता है 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद है जो, वो 1952 में स्थापित करी गई। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय हुई? ये क्वेश्चन मैंने जीएस में भी पूछा था, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इस्पात के कारखाने हैं वो कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत किए गए? ऑप्शन है भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला या ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है उसके समय पर ही ये तीनों भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात कारखाने स्थापित किए गए थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, भारतीय लघु विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय लघु विकास बैंक, जिसे हम बोलते हैं सिडबी, SIDBI, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है पटना, लखनऊ, कानपुर या नई दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है लखनऊ। जो सिडबी का मुख्यालय है वो लखनऊ में। प्रश्न नंबर 6 है, मुद्रास्फीति की माप के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष माना जाता है? मुद्रास्फीति की माप के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष माना गया है? ऑप्शन है 1980-81, 1993-94, 1999, 2000 या 2010-2011। तो उसका सही उत्तर है 2010-2011। 2010-2011 के लिए आधार वर्ष माना गया है मुद्रास्फीति के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर कौन से हैं? निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा कौन से कर लगाए जाते हैं? ऑप्शन है सीमा कर, आयकर, निगम कर या फिर ये सभी। तो उसका सही उत्तर है ये सभी। देखिए, आयकर आपका एक प्रत्यक्ष कर है, आप डायरेक्ट देते हैं, आपके हाथ से पैसा जाता है। सीमा कर एक एक कर है जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, और निगम कर भी केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। अगर बात करी जाए कौन से लगाए जाते हैं तो ऑप्शन हो जाता है आपका ये सभी। ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर के बारे में पढ़ लीजिए। अब तो जीएसटी आ गए, जीएसटी आने से कई सारे कर समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि जीएसटी बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं कि लगाया जाता था, पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, या कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, कौन सा प्रत्यक्ष कर है। जैसे टोल टैक्स भी हो गया आपका, जब आप टोल देते हैं तो एक प्रत्यक्ष कर रहता है, आपके हाथ से पैसा जाता है। ऐसे एक आयकर है, आयकर क्वेश्चन बनता है, आयकर किस प्रकार का कर है? तो उसका सही उत्तर अगर पूछे तो आपको लगाना है प्रत्यक्ष कर है, आप डायरेक्ट अपने हाथ से देते हैं आयकर। अगला प्रश्न है, रेखी समिति का संबंध है, जो रेखी समिति थी उसका किससे संबंध था? ऑप्शन है प्रत्यक्ष कर से, अप्रत्यक्ष कर से, कर सुधारों से या इन सभी से। तो उसका सही उत्तर हो जाता है अप्रत्यक्ष करों से। जो अप्रत्यक्ष कर थे वो रेखी समिति उसके लिए बनाई गई थी, उसके लिए गठित करी गई थी। प्रश्न नंबर 9 है, राजा चेलैया समिति का संबंध है। राजा चेलैया समिति का संबंध किससे है? ऑप्शंस हैं भुगतान संतुलन से, बीमा के निजीकरण से, कर सुधारों से या ये सभी। तो उसका सही उत्तर हो जाता है कर सुधारों से। राजा चेलैया समिति किसे रिप्रेजेंट करेगी? कर सुधारों के लिए। राजा चेलैया समिति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आप याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं।
अगला प्रश्न है 10वां, भारत में सरकारी तौर पर आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है भारत में, वह उसका प्रकाशन कौन करता है या उसकी रिपोर्ट पब्लिक कौन करता है? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग, वाणिज्य मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा वित्त मंत्रालय। जो सरकारी तौर पर अगर पब्लिश करने की बात आए तो उसका तो वित्त मंत्रालय का यह कार्य होता है कि वह आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को पब्लिक करे। अगला प्रश्न है, भारत में वैट कब से लागू हुआ? भारत में वैट कब लागू हुआ? ऑप्शन है 28 मार्च 2004, 1 अप्रैल 2004, 28 मार्च 2004, 1 अप्रैल 2004, 1 अप्रैल 2005 और 31 मार्च 2005। तो इसका सही उत्तर हो जाता है 1 अप्रैल 2005। जो वैट था भारत में वो 1 अप्रैल 2005 को लागू किया गया। काफ़ी विरोध हुआ था इसका। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका रेज और होता है, एक क्वेश्चन और बनता है कि विश्व में सर्वप्रथम वैट कहाँ लागू हुआ? विश्व में सर्वप्रथम वैट कहाँ लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाता है फ्रांस। फ्रांस में पहली बार वैट लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की विधिग्राह्य मुद्रा है। भारत की विधिग्राह्य की मुद्रा से तात्पर्य आपकी विधि से मतलब है आपका कानूनी मुद्रा है। कानूनी मुद्रा है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना। देखिए भारत की एक ही मुद्रा है, वो आपको पता है क्या है। ऑप्शन है यूरो, डॉलर, रुपया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको पता ही होगा, रुपया। विधिग्राह्य है, कानूनी है, कुछ भी है, भारत की मुद्रा क्या है? अगर ऐसा क्वेश्चन बनना है तो आपको रुपया लगाना है। डॉलर, यूरो, पाउंड, स्टारलिंग, इनका कोई मतलब नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? जैसे मोदी जी ने किया था, आज रात के 12 बजे से 8 बजे जो घोषणा करी थी, वही पूछ रहा है क्या कहलाता है। ऑप्शन है अवमूल्यन, विमुद्रीकरण, मुद्रा संकुचन या मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति। तो इसका सही उत्तर हो जाता है विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण जिसे हम बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन डीमोनेटाइजेशन या फिर विमुद्रीकरण, जिससे रुपया को जैसे जो मुद्रा वहाँ पर चल रही होती है उसे एकदम समाप्त कर दिया जाता है या इस पर रोक लगा दी जाती है और नई मुद्रा जारी कर दी जाती है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण। प्रश्न नंबर 14 है, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं क्या कहलाता है? मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं, क्या कहलाता है? ऑप्शन है मुद्रास्फीति, मुद्रा अपस्फीति, अवमूल्यन या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति, कीमतें बढ़ जाती हैं तो इसका सही आप समझ लीजिए मुद्रास्फीति होगा। मुद्रा का मूल्य गिरने से तात्पर्य $1, 1 USD जो है वो आपका 100 रुपये के बराबर है। 100 रुपये के बराबर है, 100 भारतीय रुपया के बराबर है। अब $1 आपका हो जाए 150 रुपये के बराबर, 150 रुपये के बराबर हो जाए तो जाहिर सी बात है जब डॉलर महंगा होगा तो कीमतें बढ़ेंगी। जब कीमतें बढ़ेंगी तो मुद्रास्फीति, उस कंडीशन को हम मुद्रास्फीति बोलेंगे। इसमें दो कारक होते हैं, एक तो जो डॉलर है, डॉलर मतलब कहने का मतलब जो मुद्रा है, मुद्रा कमज़ोर हो। जिस देश की, जैसे भारत की मुद्रा की बात करिए तो भारत की मुद्रा कमज़ोर होने लगे और कीमतें बढ़ जाएं, महंगाई बढ़ जाए एकदम, तो उसे हम बोलेंगे मुद्रास्फीति। अगला और फिर 15वां और लास्ट प्रश्न है आज का, अब तक भारत में रुपया का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? यह मूल्य रुपया का जो मूल्य है या रुपया का जो वैल्यू है उसे कम किया जा चुका है। ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो इसका सही उत्तर हो जाता है 3 बार। क्या होगा? 3 बार। 3 बार रुपया का अवमूल्यन किया जा चुका है। आपको पता ही होगा 1947 में तो 1 रुपया था वो $1 के बराबर था। आज लगभग 70, 74, 75 ऐसे घूमता रहता है। तो वो अवमूल्यन के कारण हुआ है, व्यापार घाटे के कारण हुआ है और हमारी अर्थव्यवस्था के कारण हुआ है। वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।